समकालीन विश्व राजनीति में हमारा वैश्वीकरण नामक ये पाठ आया है और इसमें देखेंगे हम वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण की वजह, अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है तो शायद यह पूछना असंगत ना होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है। अगर इन चार तरह के प्रवाहों की बात की जाती, प्रवाहों की ही बात है, तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। बहरहाल जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात है। इन प्रवाहों की गति और उनके प्रसार का धरातल, ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती हैं। हम यहाँ प्रवाह की बात करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की आवाजाही, ये चार परिघटनाएं हैं। इसके जो चार प्रवाह हैं, हम उन चार प्रवाह की बात करेंगे। नंबर 1 है विचार, नंबर 2 है पूंजी, और विचार हो गया, पूंजी हो गया, वस्तु और लोगों की आवाजाही। वस्तु, लोगों की आवाजाही, ये वैश्वीकरण में हमें इन चार प्रवाहों को देखना है। विचारों का प्रवाह, हमारे विचार विश्व के अन्य देशों तक पहुंचते हैं और विश्व के अन्य देशों के विचार हम तक आते हैं, तो ये वैश्वीकरण है। पूंजी, पूंजी जानते हो किसको कहते हैं? अर्थशास्त्र में पूंजी के लिए एक अलग शब्द प्रयोग किया जाता है। और पूंजी वह धन है जिस धन का प्रयोग हम और अधिक धन कमाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, उस धन को पूंजी कहते हैं। संपूर्ण धन पूंजी नहीं होता है, पूंजी धन का एक हिस्सा होता है जिसका प्रयोग हम और अधिक धन कमाने के लिए करते हैं, उसको पूंजी कहा जाता है। तो ये पूंजी, वस्तुओं का, विश्व की वस्तुएं एक दूसरे के साथ आदान प्रदान या लोगों की आवाजाही, ये सब क्या कहलाते हैं? वैश्वीकरण। ये है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है। अगर देखा जाए तो वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार है, इसलिए जरूरी है कि हम इन प्रवाहों को इतिहास के संदर्भ में देखते हैं। प्रवाह है, इनका प्रवाह हो रहा है, विचारों का प्रवाह हो रहा है, जा रहे हैं, आ रहे हैं। पूंजी का प्रवाह हो रहा है, जा रही है, पूंजी आ रही है। वस्तुओं का प्रवाह हो रहा है, वस्तुएं जा रही हैं, आ रही हैं। लोगों की आवाजाही हो रही है, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इन प्रवाहों को इतिहास के संदर्भ में यदि हम देखें, आज ही नहीं पहले भी क्या ऐसा होता रहा है, इसमें हम इन चीज़ों को देखें। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं है। हमारा वैश्वीकरण का आज का टॉपिक है वैश्वीकरण के क्या कारण हैं, तो इनके लिए एक कारण जिम्मेवार नहीं है। फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है, प्रौद्योगिकी मतलब तकनीक, टेक्नोलॉजी, ये है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण है। अपरिहार्य मतलब आवश्यक कारण है या आवश्यक कारण साबित हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। हमने देखा विश्व के भागों में हम कोई बात पहुंचाते हैं तो इसके लिए टेलीग्राम, टेलीफोन
या संचार के जो अन्य साधन हैं, इन्होंने क्रांति ला दी है। टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप। ये तीन ऐसी चीजें हैं, इन्होंने नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। इन्हीं चीजों ने क्या किया, विश्व में संचार की क्रांति कर दिखाई है। माइक्रोचिप क्या होती है? छोटा सा कार्ड जो होता है, आपने देखा आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में एक प्रकार से एक छोटा सा कार्ड होता है जिसको हम पेन ड्राइव भी कहते हैं, या फिर मोबाइल में कार्ड होता है। छोटे से कार्ड में बहुत सारा सामान आ जाता है, बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे फ़ोटो, बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे गाने आ जाते हैं, तो इसको माइक्रोचिप कहते हैं। ऐसी चिप और होती है, माइक्रो मीन्स होती है सूक्ष्म, ऐसी ही चिपें कंप्यूटर में लगा दी जाती हैं तो कंप्यूटर बहुत कुछ हमें बताने लगता है। तो ये माइक्रोचिप ने, टेलीफोन ने और टेलीग्राफ ने दुनिया में एक संचार क्रांति ला करके खड़ी कर दी है। शुरू में जब छपाई, पहले क्या होता था, हम अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए मुद्रण यानी छपाई के माध्यम से अपनी बात कह पाते थे। छपाई की तकनीक आई थी तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। इसी तरह आज हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। आज जो नई तकनीक आ रही है ये हमारे सोचने के तरीके पर प्रभाव डालेगी। नया तरीका क्या होता है, नई प्रौद्योगिकी क्या है, मतलब कोई नई तकनीक आ जाती है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इससे हम क्या कर सकते हैं। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा। यानी हम जब अपने बारे में सोचते हैं, सामूहिक बारे में सोचते हैं, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसमें हम प्रौद्योगिकी पर उसका असर पड़ता है। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक होगी। जब पूंजी की और लोगों की गतिशीलता ज़्यादा होगी तो क्या होगा, बहरहाल संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं। अगर हम ये बात कहने लगे कि संचार साधन बने हैं, टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, माइक्रोचिप है, इन संचार साधनों से अगर वैश्वीकरण हुआ है तो भी ये सही नहीं है। केवल संचार साधनों से वैश्वीकरण हुआ है तो ये सही नहीं है। यहाँ जरूरी बात है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। बस बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग समझ रहे हैं कि वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। हम इस बात से भी हम सजग हैं, विश्व के एक भाग में कोई घटना घटती है तो दूसरे भाग पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। यदि विश्व में बर्ड फ्लू जानते हैं आप लोग, अथवा सुनामी की किसी एक राष्ट्र की हदों में सिमटे नहीं रहते हैं तो ये घटनाएं राष्ट्रीय सीमाओं का जोर नहीं मानती। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्रीय परिवेश पर ही सीमित नहीं रहता बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। हमने देखा बर्ड फ्लू, एक देश में यदि बर्ड फ्लू फैल जाता है, बर्ड फ्लू जो कि पक्षियों से फैलने वाली बीमारी है और एक देश में फैलती है तो निश्चित है वो केवल एक देश की सीमा में सिमटी नहीं रहती है, अन्य देशों पर भी प्रभाव डालती है, अन्य देशों में भी बर्ड फ्लू फैल जाता है। एक देश में यदि सुनामी आती है तो वो एक देश तक ही सीमित नहीं रहती है, वो दुनिया के अन्य देशों में फैल जाती है, उनको प्रभावित कर देती है। जब तटवर्ती देशों पर सुनामी आती है तो सुनामी केवल एक देश तक सीमित नहीं रहती है, उस सागर के तट पर जितने देश होते हैं वहाँ तक पहुँचती है और वो आपदा
वहाँ तक काम करती है, वो एक देश की सीमा में सिमट कर नहीं रह जाती। इसी प्रकार किसी देश में कोई आर्थिक घटना घटती है, जैसे कि मंदी छा जाए, तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। या फिर किसी व्यापार में उछाल आता है, कोई अच्छी वस्तुओं का निर्माण करने लगता है, तो उसका भी प्रभाव विश्व के अनेक देशों पर पड़ने लगता है। अब वो समय नहीं है कि कोई भी बात एक देश तक सीमित रह जाए। बस हम यही महसूस करते हैं, इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण की अवधारणा भी इसी कारण प्रकट हुई है, क्योंकि अब कोई भी देश एक घटना से अपने देश तक सीमित नहीं रख सकता, वो विश्व के अन्य देशों पर भी उसका प्रभाव डालता है।